बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ और शायद आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त अल्फाज की एक जंग चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लीडरों के दरमियान। राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के जो हाइड आउट्स है उसको टारगेट भी कर सकते हैं अगर अफ़गान तालिबान उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे। और उसमें अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया कि अगर इस किस्म की कोई कोशिश की गई तो वो उस पर बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो बात कही थी कि परस करी अगर इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को शिकायत है तो हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर इन चीज़ों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल का एलामिया भी सामने आया जिसमें तो अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन एक सख्त किस्म की वार्निंग उनको दी गई थी कि अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल होगी या अगर उनको ठिकाने फराहम किए जाएंगे तो पाकिस्तान इस चीज़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक किस्म के बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। और बदकिस्मती ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत आई थी उस हवाले से हम बार बार बात करते हैं कि वहाँ पे हमारे एक दोस्त हुकूमत आई थी और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम थे। और उस वक्त जब मैं काबुल में था तो मुझे याद है कि कुछ अफ़गान तालिबान रहनुमाओं ने भी मुझे बताया था कि जो टीटीपी के लोग कुनड़ और नंगरहार वग़ैरह वहाँ पे घूमते फिरते हैं तो उनको उन्होंने वार्न किया है, उनको बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं और पीसफुली रहना चाहते हैं तो बेशक आप यहाँ पे रहें, लेकिन अगर आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ से प्लानिंग करके वहाँ पे जाकर चीज़ें करते हैं तो फिर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्कि उस वक्त वहाँ पे कुछ सर्च ऑपरेशंस भी इनके ख़िलाफ़ हुए थे और इनमें से काफ़ी सारे लोगों से असलहा भी इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रिएक्ट किया था और फिर वो लोग वहाँ पे मारे भी गए थे। तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन गई थी स्पेशली इमरान ख़ान की हुकूमत के एंड तक, तो वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि टीटीपी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से प्लानिंग करना या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के बाद सारे इदारों की और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इमरान ख़ान को गिराने पे लगी और उसके बाद फिर ये सूरत हाल बन गई कि अफ़गानिस्तान को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। जो वहाँ पे चीज़ें चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। एक जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था वो भी ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों साइड से एक बार फिर एक किस्म के जो दहशतगर्द अटैक्स भी शुरू हो गए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये मेरे ख़्याल में इसकी देखिए कल की एक जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके जो तस्वीर सामने आए थे और आज मैं डॉन को देख रहा था तो डॉन ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि बिलावल कल की इजलास में मौजूद नहीं था। आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा के अदम मौजूदगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इस सूरत हाल का अगर सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है तो वो बिलावल ज़रदारी है। बीइंग ए वज़ीर ख़ारिजा उसने 8 महीनों में एक मरतबा भी अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया, वो अफ़गानिस्तान नहीं गई। उसने कोई डिप्लोमेटिकली इस सूरत हाल को कंट्रोल करने और इसका कोई हल मुज़ाकरात के और सफारती रास्ते के ज़रिए निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसने अपना सारा टाइम यूरोप और अमेरिका पे बसर किया, वहाँ पे जाकर लोगों से मिलते रहे, कभी स्विट्ज़रलैंड में, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी इधर कभी उधर। तो उसने ज़्यादातर जो टाइम था वो मगरबी ममालिक के अंदर सर्व किया। और जो पाकिस्तान के लिए सबसे एक ज़रूरी चीज़ थी जो आपके यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ जो आपका बॉर्डर है, आप देख लें कि अफ़गानिस्तान के साथ कितने ममालिक के बॉर्डर है, पाकिस्तान के है, ईरान के है, ताजिकिस्तान के है, तुर्कमानिस्तान के है, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान वग़ैरह की हैं। लेकिन आप देख लें कि आप दहशतगर्दी अगर हो रही है तो सिर्फ एक पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है
کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے. جو باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کے بارڈر بالکل پرسکون ہیں، لیکن دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو کون ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے سرزمین آپ کے خلاف اب بھی استعمال کر رہے ہیں؟ کون ہے جو دوبارہ افغانستان کے اندر آ کر وہاں پہ مبینہ طور پہ سابقہ NDS کے ایجنٹس کو انہوں نے ہائر کر دیا ہے اور ان کو TTP اور داعش کے اندر دھکیل دیا ہے اور ابھی ان کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے فورن منسٹر کی ناکامی ہے کہ وہ یہاں پہ کبھی یورپ اور امریکہ میں اور پاکستان میں بھی اتنے نہیں ہوتے. ایون کہ جو ان کے اپنے صوبے کے اندر سیلاب آیا تھا وہاں کے متاثرین کے ساتھ بھی اس نے اتنا ٹائم نہیں گزارا جتنا ٹائم اس نے امریکہ اور یورپ میں گزارا ہے. تو مطلب اس کا جتنا بھی اگر آپ سوچ لے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، اس نے دہشت گردوں کو واپس لے کر آیا. میرے بھائی عمران خان کے دور میں تو یہاں پہ بالکل امن تھا، یہاں پہ ٹورزم بحال ہوا تھا، باہر دنیا سے ٹورسٹ آ رہے تھے. خود آپ کے جو سندھ کے جو ایک ایڈوائزر صاحب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے کراچی کے اندر باہر دنیا سے بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو عمران خان کے دور میں لوگ آ رہے تھے. ابھی جو آپ کے کئی ممالک نے آپ کے ملک کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی، یہ آپ کی 8 مہینوں کی کارکردگی ہے کہ دہشت گردی آپ کے حکومت کی وجہ سے واپس آ گئی ہے. تو اس کا جتنا بھی میرے خیال میں رسپانسبلٹی ہے وہ بلاول اور زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، ANP، مولانا فضل الرحمان، ان سارے لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کی حکومت میں یہ جو ایک مشکل صورتحال سے قوم کو نجات مل گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے. یہ ایک بہت افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. لیکن کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا، ایک عام اعلامیہ تو انہوں نے جاری کر دیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فیصلے کیا ہوئے، کیا فیصلے ہوئی، اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. کیا ایک بار پھر آپریشن کا راستہ استعمال کیا جائے گا یا سفارتی راستے کے ذریعے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا؟ مطلب اس کا تو میرے خیال میں جو فوجی آپریشن ہے وہ تو اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ آپ افغانستان جائے، وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے اور جو آپ کا اگر ایک دوست حکومت ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات بات چیت کے ذریعے حل کریں. اور میرے خیال میں آپ اپنے علماء کو لے کر جا سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ آپ آپریشنوں کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں آپریشن کے اندر اگر ہم دوبارہ چلے گئے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے افغانستان بارڈر کو سیکیور کس حد تک کریں گے؟ بہت 2600 کلومیٹر بارڈر ہیں، تو آپ 2600 کلومیٹر بارڈر کو اس کا ہر ایک انچ کو سیکیور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں کافی سارے ایسے راستے ہوں گے جہاں سے یہ لوگ انٹر ہوں گے اور یہاں پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے علماء کرام اور جن لوگوں کا وہاں پہ اثر رسوخ ہے اور جو آپ کے سابقہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں اور جن کا وہاں پہ اثر رسوخ رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو لے کر آپ جائیں وہاں پہ اور سفارتی اور بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکالے. اس کا راستہ میرے خیال میں آپریشن ہرگز نہیں ہے، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایک اور چیز جو اس کے لیے ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پوری طور پہ ایک سٹیبل حکومت لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے، وہ وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ سکے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت ہے اور وہ ہمارے ساتھ ابھی یہاں پہ بات کرنے کے لیے یہ لوگ آ گئے ہیں. تو الیکشن ان تمام مسائل کا حل ہے. آپ کی اکانومی کا حل الیکشن ہے، آپ کی سیکیورٹی کا حل الیکشن ہے، آپ کے جو سرمایہ کار نہیں آ رہے یا جو آ گئے ہیں واپس نکل رہے ہیں ان کو روکنے اور مزید کو لانے کے لیے حل یہی ہے. آپ کے دوست ممالک کو واپس لانے کے لیے ایک ہی حل ہے اور وہ الیکشن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. شبر زیدی صاحب کا ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو ایک ٹیکنوکریٹ حکومت ہے وہ اس کا حل نہیں. مارچ کے اندر عبوری جو نگران حکومت ہے وہ قائم ہوگی اور جولائی کے اندر الیکشن ہوگی اور پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ IMF کے ساتھ 5 سال کے لیے نئی ڈیل کریں گے. اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کے علاوہ کوئی دوسرا تجربہ کرنا پاکستانی قوم اور تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے لیے ایک خودکشی اور ایک تباہی کے مترادف ثابت ہو سکتا ہے.
एक और जो अफसोसनाक चीज़ है वो आदिल राजा जो एक रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के मेजर है और आजकल लंदन में है। उसने एक व्लॉग की थी और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक हंगामा बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान की 4 ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं और उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो मैंने आदिल राजा साहब का जो व्लॉग था उसको बड़े गौर के साथ सुना। आदिल राजा साहब ने अपनी व्लॉग के अंदर किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, अगरचे उसने कुछ ए, बी, ए, सी इस किस्म के कुछ नाम लिए थे, लेकिन उससे आप ये अंदाज़ा लगाना या ये साबित करना कि उसने किसी एक्ट्रेस का नाम लिया और फिर आप उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर करके ये कह रही है कि ये लोग पता नहीं कहाँ पे सेफ हाउसेस में ये हुआ वो हुआ, और एक मोहतरमा ने तो उनको धमकियाँ भी दी कि मैं आपके ख़िलाफ़ सू करूँगा ये कर। मेरे ख़्याल में देखिए अगर उसने नाम नहीं लिया तो आप उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उनका नाम लिया और उन पे इल्ज़ाम लगाया, तो फ़र्ज़ करें अगर आप लंदन चली जाए और वहाँ पे वो आपके ख़िलाफ़ अदालत के अंदर चली जाए कि इनके पास सबूत क्या है। मैंने तो ये मेरा व्लॉग है, आप भी सुन लिया, अगर इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है इसके हवाले से तो आप मुझे बताइए, तो वहाँ पे तो आप फंस जाएगी। तो मेरे ख़्याल में जो जेन्युइन इश्यूज़ है उससे नज़र हटाने के लिए ये एक किस्म का जो ड्रामा किया गया, क्योंकि आपकी मईशत और सिक्योरिटी इस वक्त 2 बड़े इश्यूज़ है और कौम का डिमांड है कि पूरी तौर पे इलेक्शन किया जाए, तो उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये एक ड्रामा लाया गया। हालांकि वो आदिल राजा ने इस हवाले से कोई भी बात नहीं कही थी और मेरे ख़्याल में इस किस्म की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। एक और जाते जाते एक ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने आज एक एड पब्लिश किया था और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि कराची के जो पोर्ट है वहाँ पे सोयाबीन और कनोला के जो कंटेनर है वो खड़े हैं और हुकूमत ने उस पे एक किस्म के उनको रोक लिया है और उसके क्लियरेंस की इजाज़त नहीं दे रही है, और इसी वजह से लाहौर के अंदर जो मुर्गी की किलो कीमत है वो 358 से 520 तक पहुंच गई है। पूरी मुल्क के अंदर उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उनके मुताबिक आवाम को रोज़ाना 142 करोड़ रुपए लोगों पे इजाफी बोझ डाला गया है, और इसी तरह उस एसोसिएशन या उससे मुंसलिक जो कारोबारी लोग हैं उनको रोज़ाना $4 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है इन लोगों के साथ। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि उसमें चूँकि 92 न्यूज़ के मालिकान की भी शायद उनका सोयाबीन वगैरह उसके अंदर है, तो उनको प्रेशराइज़ करने के लिए ये टेक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त 92 जो न्यूज़ है वो बोल और ARY की तरह एक हक और सच के साथ खड़े हैं और बात कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनके मालिकान को प्रेशराइज़ के लिए ये टेक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर इसमें हकीकत है तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये इन ताजरों के साथ भी जुल्म है, ये मुल्क के अवाम के साथ भी जुल्म है कि यहाँ पे कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। तो कम अज़ कम किसी को मजबूर करने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और ये जो कंटेनर वहाँ पे खड़े हैं उसको पूरी तौर पे क्लियर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।